आज निफ्टी आधा परसेंट बढ़ करके All the sectors are down. 116 पॉइंट बढ़ करके 25,571 पे पहुंचा। but 3% higher. विक्स फिर भी बढ़ गया है 6-7% आज फिर से बढ़ा है। निफ्टी का मेटल इंडेक्स जो है वो 1.25% बढ़ा हुआ है, मतलब 1.25%। निफ्टी का PSU बैंक इंडेक्स ये भी खतरनाक बढ़ा हुआ है, Up पौने 2% for 2%। the day. The PSU banking index is up nearly 5% for the week. आज निफ्टी आधा परसेंट बढ़ करके क्लोज हुई है। इंडेक्स की बात हो रही है, 116 पॉइंट बढ़ करके 25,571 पे बंद हुई है। अब इसमें अगर आप देखो मेन पॉइंट, आधा परसेंट लमसम निफ्टी बढ़ी है, कल 1.5% लमसम गिरी थी। आज बैंक निफ्टी आधे परसेंट से ज्यादा 0.25% बढ़ी हुई है, मतलब 0.7% बढ़ी हुई है। फिर निफ्टी आधा ही परसेंट बढ़ी हुई है। अब अगर आप यही चीज देखना चालू करो, मिड कैप मतलब 0.25% बढ़ा है, मतलब 0.25%। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो विक्स फिर भी बढ़ गया है 6-7% आज फिर से बढ़ा है। और अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऑटो सेक्टर उतना ही बढ़ा है जितना निफ्टी बढ़ी है 0.4, ठीक है। FMCG आधा परसेंट बढ़ा है। खेल कहाँ हो रहा है वो देखिए, निफ्टी का मेटल इंडेक्स जो है वो 1.25% बढ़ा हुआ है, मतलब 1.25%। इसी तरीके से फार्मा नेग्लिजिबल गेन के साथ बंद हुआ है। निफ्टी का PSU बैंक इंडेक्स ये भी खतरनाक बढ़ा हुआ है, 0.25%। तो यहाँ पे अब ये जिस तरीके से, जब भी इस तरीके से दिखनी चालू होना चीजें, ध्यान रख लीजिए, ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे हमको अटेंशन पे करनी है। अब अगर आपको कल भी यही चीज दिखती है, परसों भी यही चीज दिखती है, या मान लो निफ्टी गिर रही है और ये गिर नहीं रहे हैं, या कम गिर रहे हैं, या निफ्टी बढ़ रही है तो ज्यादा बढ़ रहे हैं, निफ्टी फ्लैट है तो भी बढ़ रहे हैं, ये चीजें आपको नोटिस करनी है। और फिर क्या करना है, अब अगर आपके पास में साइकिल्स है GCD की या KGF की, तो ऐसी कंडीशनों में हमको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा KGF का स्कैनर, अगर तो भाई हम वहाँ पे क्या करेंगे, मिनी सेक्टर के जो स्टॉक है उनको फिल्टर करके उनकी साइकिल अगर अच्छी है तो उन पे काम करने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ने के केस में आपका जैसे PSU बैंक दिखा या मेटल दिखा तो हम उधर करेंगे। गिरने के केस में हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे कि हमें दिखा गया निफ्टी आधा परसेंट आज बढ़ी हुई है, लेकिन कौन सा सेक्टर है जो गिरा हुआ है, निफ्टी IT गिरा हुआ है, 1% गिरा हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप गिरा हुआ है 0.18, मतलब 0.2% गिरा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से BSE IPO 0.25% गिरा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें मुझे दिख रही है कि भाई कौन सा ऐसा सेक्टर है, अब जैसे फार्मा है कमजोर दिखा, 0.1% ही बढ़ा है, मतलब कि 1% का भी 1/10, तो ये क्या दिखा रहा है, कमजोरी दिखा। ऐसी कंडीशनों में हमें देखो, हमारे पास अगर कोई मेथड है, मान लो आप RSI मूविंग एवरेज वगैरह से भी काम अगर करते हो, तो अब यहाँ पे आप जाकर के अपॉर्चुनिटीज को सर्च करोगे। और यही चीज अब एक महीने पहले देखो क्या हो रहा था, एक हफ्ते पहले देखो क्या हो रहा था, एक साल पहले देखो क्या हो रहा था, सारी अपॉर्चुनिटीज को एक तरफ मिला करके ये देखना चालू करो कि कौन से ऐसे इंडेक्सेस हैं, कौन से, फिर उन्हीं इंडेक्सेस में जाकर के कौन से अग्रणी स्टॉक है जो उसमें बेटर वर्क कर रहे हैं, क्या वो सस्ते हैं वैल्यूएशन में, क्या उनकी वैल्यूएशन सस्ती रही है काफी टाइम से जिसकी वजह से वो भागने लग गए हैं, क्या वो ओवर वैल्यूड है जिसकी वजह से अब वो गिरना चालू हो गए। ये सब एनालिसिस आपको करना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को भी थोड़ा सा देखिए। जैसे अभी रिसेंट में एक न्यूज जो आई है, ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक थोड़ा सा बीच में जैसे जगह है, बे ऑफ बंगाल, मतलब बे बोलूंगा, जो एक छोटा सा पैसेज है, वहां पे हमला कर रहा है। अब वो एक ऐसी जगह जहां से सब क्रूड ऑयल पूरी दुनिया के देशों को सप्लाई होता है। ऐसी कंडीशन में अगर ऑयल नहीं पहुंचा बाकी देशों तक, आप सोचो कि आपके लिए क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला है, गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस कहीं ना कहीं, अगर वॉर जैसी सिचुएशन है तो बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। ईरान अगर उस जगह को चोक करके रखता है हफ्ता भर भी, 10 दिन भी, तो फिर वो बर्बाद कर देगा काफी सारी इकोनॉमीज में, अच्छे खासे मतलब परेशानियां आ जाएंगी, काफी सारा काम रुक सकता है। अब सोचो आपकी पेट्रोल की बाइक या स्कूटी या कार रुक जाए तो कैसा होगा, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। तो ऐसी कंडीशनें अगर क्रिएट हो गई तो इंडिया इसीलिए अपने खुद के सेल्फ सफिशिएंट ऑयल के रिजर्व्स हैं उनको खोज भी रहा है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मिला भी है, लेकिन उनको डेवलप करने वगैरह में टाइम लगेगा। तो हमारी पास की जो सरकारें रही है वहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा बोला गया, करा गया कि हमारे पास ऑयल नहीं है, इंडिया के पास ऑयल नहीं है, इंडिया में अगर ड्रिलिंग करोगे भी तो बड़ा महंगा पड़ेगा। अभी जो निकल करके आया है एक भंडार, बहुत भयंकर भंडार निकल के आया है, ये एक साल तक पूरी इंडिया की जो एनर्जी की नीड है, $30 ट्रिलियन का लमसम निकल के आया है। पता नहीं कितने सालों तक एक अकेले अगर ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे अभी आपने देखा जैसे रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में एक्चुअल में ऑयल के प्राइसेस को बढ़ना चाहिए था। या जो आपने देखा है यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगा के रखे हुए, काफी टाइम से परेशानियां चल रही। ऐसी कंडीशन में भी ऑयल का बढ़ना मतलब इंडिया की इकोनॉमी के लिए घातक होना चाहिए था। इंडिया की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए था, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन आता ही है, प्राइसेस गिरने चाहिए थे, मार्केट को बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, हमने खेल कर दिया, वहां पे रशिया से सस्ता ऑयल लेकर के और सही टर्म्स पे
कंडीशंस पे नेगोशिएट करके ले पाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमको सस्ता ऑयल रशिया से मिलता रहा है, मिलता भी रहेगा। और इसमें एक और अच्छी बात है कि हमें अगर रशिया से ऑयल जो मिल रहा है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रास्ता ब्लॉक भी अगर होता है तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि रशिया से इंडिया का जो रास्ता निकल करके आ रहा है वो ज्यादा सेफ है। और तो इसलिए यहाँ पे इंडिया पे फिर भी कम फर्क पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट यही निकल के आ रहे हैं, क्या इंडिया इन्हीं सब जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लमों के बीच में घिरता रहेगा और इनके बेसिस पे हमारी इकोनॉमी चलेगी, हमारे ट्रेड डेफिसिट, हमारा जीडीपी रेट, तब सब इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा क्या? हमारे घर में इन्फ्लेशन, हमारे देश में इन्फ्लेशन, क्या दूसरे देशों के ऑयल ना प्रोड्यूस करने की वजह से या सैंक्शन लगा देने की वजह से क्या यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आएंगी, या हमारी मार्केट इसकी वजह से बढ़ेगी या घटेगी? ये आप बताओ कमेंट करके कि क्या इंडिया को करना चाहिए जिससे हम ज्यादा बेटर सिचुएशन में आए और खुद से सारी चीजों को डेवलप करके आगे बढ़ पाए। मैं हूं रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग एकेडमी। जैसे क्रूड ऑयल है, ये सारे जो स्टॉक्स हैं जिनकी बातें कर रहे थे, अगर इन सब के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो और खुद से स्टॉक्स को निकालना चाहते हो, एक साथ मल्टीपल स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके उनकी साइकिल्स टेस्ट करना चाहते हो, तो आपको मैं एक स्क्रीन पे स्कैनर दिखा रहा हूँ। ये स्कैनर जो है, इससे कई सारे स्टॉकों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। हालांकि उसके बाद में भी अभी आपको टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इससे पास्ट में जो स्टॉक में, जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, मारुति का स्टॉक इन जनरल अगस्त के एंड से सितंबर में भागता है, देखना हर साल चेक करना। तो इस तरीके की साइकिल अगर हमको पकड़ में आ जाए, तो हम अगर इस स्कैनर का यूज करके इस तरीके की साइकिलों को पकड़ पाए और उन पे जाकर के काम कर पाए, तो हमारे लिए बहुत बेटर तरीके की ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती हैं, जो आपके लैगिंग इंडिकेटर से निकल के आती है। बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वर्कशॉप संडे को हो रहा है, ज्वाइन करो, वहां पे मजे करते हैं, नई चीजें सीखते हैं जो आपने आज तक कभी नहीं सीखी। थैंक यू, मैं हूं रुचिर।